नमस्कार, मेरा नाम है ललित किशोर और अपनी आवाज़ में किरदारों की बात कहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे कहानी सेलर। इसे राम कुमार ने लिखा है। कहानी को अगर कुछ लाइनों में समझने की कोशिश की जाए तो वो इस प्रकार है कि ये कहानी दो लोगों की कहानी है। पहला है वह और दूसरा उसका बेटा मुन्नू। होता कुछ यह है कि वह की स्त्री के देहांत के बाद वे अपने ससुराल में अपने बेटे के साथ रहता है। 100 रुपये किराया देने के बाद भी उसके ससुर और दूसरे ससुराल वाले उसको किसी भी तरह से उसके ससुराल से निकालना चाहते हैं और वह हमेशा इसी जद्दोजहद में रहता है कि उसे कोई दूसरा आसरा मिल जाए। इसी बीच वह सोचता है कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा के सेलर बनाएगा। सेलर माने नाव चलाने वाला मल्लाह, जो बिना किसी किराए के दुनिया भर घूम सकता है। अलग अलग बंदरगाहों पर जाता है, कभी मेले में दौड़ आता है, कभी कुछ खा आता है, कभी बंदर का नाच देखता है तो कभी कहीं कुछ करतब देख के आ जाता है, इसी आस में कि उसका बच्चा सेलर बनेगा और वे दोनों एक साथ घूमेंगे। वे उसके पढ़ने के लिए कुछ किताबों का सामान, कुछ किताबें और कुछ सामान लेके आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सेलर। उन दिनों शीशे में मुंह देखते समय अनायास ही जब उसकी नज़र अपनी आंखों पर पड़ी तो लगा जैसे कहीं कुछ खो सा गया हो। कब खोया यह पता उसे नहीं चल सका, क्योंकि पिछली बार शीशे में कब उसने अपनी आंखें देखी थी ये कोशिश करने पर भी उसे याद नहीं आया। कुछ देर तक उसी प्रकार एक हाथ में शीशा लिए हुए अनिश्चित उदासीन भाव से देखता रहा। खुली खुली शून्य सी आंखें, जैसे दो दरवाजे अपने आप खुल गए हों, जिनके बीच से दूर दूर तक फैला उजाड़ दिखाई देता है। और उस दिन इतवार की उस सुबह कंपनी बाग में यदि कोई उसे देखता तो उसकी आंखें उस पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाती जो किसी अदृश्य छाया की भांति उससे चिपटी रही। परंतु उस दिन कंपनी बाग में लोग नहीं थे। अकेले उसने सुरक्षित महसूस किया। दो घास के हिस्सों के बीच बनी पगडंडी पर लाल बजरी उसके पैरों के नीचे दबकर चर्र चर्र कराती रही। सूरज की तिरछी किरणें यूकलिप्टस के लंबे पेड़ों के ऊपरी भाग पर चमक रही थी और फूल थे लाल, हरे, पीले। 2-4 के अतिरिक्त अन्य फूलों के नाम उसे मालूम नहीं थे। न कभी इसकी आवश्यकता उसने महसूस की। आंखों में कुछ गिर गया या उन्हीं में कुछ खो गया, परंतु उसे चिंता नहीं थी। फिर सुबह की ताजी हवा में वे सब भूल गया। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, रस्सी के खुले सिरे की भांति। काले बालों में जब पहली बार उसने कुछ सफेद बाल देखे थे तब भी एक हाथ में शीशा पकड़े वे घनी उदासीनता से गहरे में सिमट गया। अब उनसे अभ्यस्त हो गया है, आंखों से भी अभ्यस्त हो जाएगा। लगभग एक ही मास तो हुआ। ठीक से उसे याद नहीं आया जब ससुर ने अपने कमरे में बुलाकर छोटी सी भूमिका के बाद कहा था कि अपने और अपने पुत्र के खर्च के जो 100 रुपये वह हर महीने देता है वे इससे बढ़ती हुई महंगाई में पर्याप्त नहीं है। अपने कथन को सत्य साबित करने के लिए उन्होंने आटा, दाल, घी, चावल आदि के दाम बतलाए थे। फिर बिजली, पानी, मेहरी और उसका कमरा और उसकी झुकी हुई आंखें देखकर दबे स्वर में उन्होंने यह भी कहा था कि उसका पुत्र बड़ा होता आ रहा है, जिससे उसकी खुराक भी बढ़ती जाई है। उसे चुप देखकर वे आत्मीयता भरे स्वर में कहने लगे, मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, तुम्हारे साले भी अब बड़े हो गए हैं, उनकी संतान फैल रही है और अपनी कमाई में से वे किसी दूसरे को खिलाना नहीं चाहते, और आजकल तो अपने खून के रिश्तों तक को कोई पूछ नहीं। फिर बेटा, एक क्षण रुक कर कहा था, अलग मकान लेकर रहते तो क्या 100 रुपये में गुजारा होता? फिर यहाँ सब तरह के आराम है, अपने घर की तरह तो सब कुछ है। तुम्हारी सास तुम्हारे बेटे से जितना प्रेम करती है इतना उसे किसी पोते से भी नहीं है, और ये बात बहुओं की आंखों में खटकती है। तुमसे तो कुछ छिपा तो नहीं है। और वह निरी भाव से सब कुछ सुनता रहा, मानो सब किसी अन्य व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा हो। फिर अपने कमरे में वापस लौट आया था। मुन्नू न होता तो वह कहीं कमरा किराए पर लेकर अपना अलग ठिकाना कर लेता। मुन्नू को लेकर अकेले कैसे रहेगा? अलग न रहने का उसके पास ये सबसे बड़ा शस्त्र था। फिर अलग रहकर अन्य चिंताएं उसे घेर लेगी। खाने की, गृह गृहस्थी की, देखभाल, ससुर की बात में उसे विश्वास नहीं था। वे सब मिलकर उसे लूटना चाहते हैं, उसे सीधा साधा समझकर उसका फायदा उठा रहे हैं। नहीं, वे 100 से अधिक नहीं देगा। अचानक अपने सामने बेंच पर एक लड़के को बैठे पढ़ते देखकर वह चौंक सा गया।
उसे लगा जैसे वह चोरी करता हुआ पकड़ लिया गया हो। यदि वे उस लड़के को दूर से ही देख लेता तो चुपचाप पीछे मुड़ जाता या दाएं बाएं निकल जाता। वे लड़के को कुछ क्षण तक झुके पड़ते देख रहा था और धीरे धीरे उसके पास बेंच पर बैठने की उसकी इच्छा जोर पर करती गई। वे दबे पांव बेंच के दूसरे कोने पर जा बैठा। लड़के ने उस पर एक दृष्टि डाली और कुछ देर तक उसे देखता रहा, मानो इस प्रकार का आदमी वे पहली बार देख रहा हो। फिर अपनी पुस्तक पर झुक गया। लड़के को अपनी तरफ देखते वक्त वह मुस्कुराया, परंतु कोई उत्तर न पाकर वह सीधा कुछ दूर बिखरे ऐतिहासिक खंडरों की ओर देखने लगा। उसकी पत्नी जीवित होती तो दूसरी बात थी, अब उसका वहां रहना सबको अखरने लगा है। उसके ससुर का पिचका हुआ बिन दांतों का चेहरा उसके सामने आ गया। उसे थोड़ी घबराहट सी महसूस होने लगी। वे फिर तकाजा करेंगे और उसे याद दिलाएंगे। उसके बड़े साले की पत्नी प्राय कर्कश स्वर में कहती सुनाई देती है कि इतनी रोटियां सेकी नहीं जाती। और जब उसकी सास उसे धीमे स्वर में कहती है कि नीचे जमाई सुन रहा है तो उसकी आवाज़ और भी तेज हो जाती है। मुझे किसी का डर नहीं, सच्ची बात कहने में क्यों हिचकूं, ऐसी औरत मैं नहीं हूं। और वे नीचे अपनी कोठरी में बैठा सब कुछ सुनता था। कोठरी के बाहर दालन के ऊपर लगे जाल में ऊपर की सब बातें उसे सुनाई देती थी। माफ कीजिए, पास बैठे छात्र ने पूछा, आपको मालूम है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने का क्या कारण है? वह चौंक सा गया। कुछ देर तक फटी फटी आंखों से वह छात्र की ओर देखता रहा जिसकी आंखों में हंसी छिपी हुई थी। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसके दिमाग में तो शून्य बड़ी तेजी से घुड़दौड़ करने लगा, मानो एक दूसरे का पीछा कर रहे हो। आपने भूगोल तो पढ़ा ही होगा, छात्र ने पूछा। फिर क्षण भर तक उसके चेहरों को देखने के बाद कहने लगा, अच्छा ये बताइए कि वे कौन सा देश है जहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है? फिर अपनी ओर ताकते देखकर छात्र के होंठों पर एक हंसी सी फैल गई। छात्र को अब विश्वास हो गया कि वे मैट्रिक पास भी नहीं है। वे उसी प्रकार चुप बैठा रहा जैसे इंटरव्यू के वक्त किसी प्रश्न का उत्तर न दे सकने वाले नौकरी का उम्मीदवार प्रश्न पूछने वाले की ओर देखता है। ऐसा ही उसने सोचा। छात्र के चेहरे पर एक निश्चित सी हंसी थी, आंखों में अंधेरी रात के तारे जैसी झिलमिल करती हुई चमक थी। और प्रातः शीशे में जब उसने अपनी आंखें देखी थी, मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा हूँ, वे हाथ में दबी पुस्तक बंद करके बोला। मैं सेलर बन जाऊंगा परीक्षा के बाद, जिससे दुनिया भर की सैर कर सकूं। मुझे घूमने का बहुत शौक है और सेलर बनकर मैं बिना पैसे दुनिया की सारी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूँ। अच्छा, क्या आप भी जहाज में बैठे हैं? छात्र उत्साह भरे स्वर में कह रहा था। पहली बार उसे ऐसा व्यक्ति मिला था जो अपना मुंह खोले बिना दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुन रहा था। अचानक उसने अनुभव किया कि छात्र को देखते वक्त उसकी आंखों के सामने मुन्नू का चेहरा ही घूमता रहा। उसे भी मुन्नू को किसी स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। घर में रहता तो उसे खाली देखकर सब छोटे मोटे काम कराते रहते, कभी हलवाई की दुकान से दही लाना, कभी उसके ससुर को हुक्का बनना, छोटे साले की रोती लड़की को गोद में लेकर चुप कराना। वे अपनी कोठरी में बैठा मुन्नू को दिए हुए आदेश सुनता रहता है, विरोध में कभी कुछ नहीं कह सकता। मुन्नू उससे डरता है। उसकी कोठरी में कभी पांव रखा हो उसे याद नहीं। जब ऊपर का कोई संदेश देने उसे कोठरी में आना पड़ता तो दहलीज पर खड़े खड़े जल्दी से कहता, बड़ी मम्मी कहती है आटा पिसवा लाइए, या अचार के लिए 10 सेर कच्चे आम मंडी से ले आइए, और फिर वे ऊपर भाग जाता। उसे अंदर बुलाने की इच्छा कई बार उसके मन में आती है, लेकिन बात कभी होठों के बाहर नहीं निकलती। उसे देखकर लगता है जैसे भीतर छाया कोहरा अपने आप फटा जा रहा हो। किसी बच्चे से झगड़ा हो जाने पर मार भी उसे ही पड़ती है और वे उसे रोकने की आवाज़ सुना करता है, परंतु शिकायत करने पर कभी मुन्नू उसके पास नहीं आता। एक बार सब्जी खरीदकर जब वे थैला ऊपर देने गया तो दूसरे बच्चे में मुन्नू को न देखकर उसे कुछ चिंता सी हुई, परंतु किसी से उसके विषय में पूछने की साहस नहीं हुआ। ये सोचकर कि वे शायद छत पर खेल रहा हो, वे सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर आ गया। अंधेरे में उसे कोने में मुन्नू के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उसे देखकर मुन्नू का रोना तुरंत बंद हो गया। उसने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। क्या हुआ मुन्नू? उसने धीरे से पूछा। क्या किसी ने पीटा है? उससे अधिक नहीं कहा गया। हिचक हो रही थी। झिझकते हुए उसने मुन्नू के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा, परंतु वह और सिकुड़ गया जैसे उसकी सहानुभूति की आवश्यकता न हो। मुन्नू के बड़े बड़े रुखे उलझे बाल उसकी उंगलियों में फंस गए। उसे लगा जैसे मुन्नू के बाल कटे 2-3 महीने बीत चुके हों। उसे कमीज कंधों पर फटी हुई थी, निक्कर पर मैल और धूल की मोटी तह जम गई थी। टांगों का खुरदरा मांस उसे सूखा चमड़ा जान पड़ा और वे दोनों कितनी ही देर तक रात के अंधेरे में उसी प्रकार बैठे रहे।
और अनेक धुंधली धुंधली परछाइयां उसके चारों ओर घूमती रही। लग रहा था जैसे वे पहली बार अपने बेटे का स्पर्श कर रहा हो, मानो कभी उसका जन्म हुआ हो। अफ्रीका के जंगलों में बहुत भयानक शेर और गेंडे लड़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा मैंने एक किताब में पढ़ा था। अच्छा, आपने कभी समुद्र देखा है? मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जब सेलर बन जाऊंगा तब तो समुद्र में ही रात दिन रहना पड़ेगा। इसी से मुझे रंज नहीं होता कि कभी समुद्र नहीं देखा। छात्र को बेंच के दूसरे सिरे पर बैठे देखकर उसे आश्चर्य हुआ। सुबह की हल्की हल्की धूप उन तक पहुंच गई। पेड़ों की लंबी कतार के नीचे उसे फूल दिखाई दे रहे थे, लाल हरे पीले, लेकिन फूलों के नाम उसे मालूम नहीं। उन्हें आंख भरकर देख लेना ही पर्याप्त था। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, और पढ़कर होगा भी क्या। मेरे बड़े भाई ने बीए किया, लेकिन वहां नौकरी नहीं मिली, 100 रुपये तक की नौकरी नहीं मिली। और आखिर में वे घर से भाग गया, छात्र कह रहा था। और पिताजी को मेरा सेलर बनना पसंद नहीं। अगर उन्होंने विरोध किया तो मैं भी घर से भाग जाऊंगा। हाँ, अपनी किताबें बेचकर मुझे बंबई तक के टिकट के पैसे मिल सकते हैं। मैंने एक सेकेंड हैंड किताब के बुक सेलर से बात भी कर ली है, हाँ है ना, और वह मान गया है। अच्छा, आप तो बंबई गए होंगे, वहां तो सैकड़ों जहाज बंदरगाह आते जाते रहते हैं। क्या मुझे किसी में भी काम नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा यार, हाँ मिलेगा मुझे। छात्र की आंखों में समुद्र की गहराइयां उभर आई थी। कभी उसकी आंखें भी उतनी गहरी रही होगी। उसे लग रहा था जैसे उस छात्र के साथ वह भी जहाज में बैठकर यात्रा कर रहा हो। चारों ओर नीचे समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हैं, जिनके बीच में जहाज आगे बढ़ा जा रहा है। उसकी पत्नी भी कहती थी कि मुन्नू को खूब पढ़ाएंगे, अपना खर्च कम करके उसे किसी प्रकार की तंगी नहीं होने देंगे। फिर आशा भरी मुद्रा में उसकी ओर देखती हुई कहती, और तुम्हारी भी तो तरक्की होती जाएगी, है ना, जिंदगी भर तक कोई सो ही नहीं मिलते रहेंगे। और वे हंसते हुए उसका साथ देता था। वे आज होती तो देखती कि उसका स्वप्न किस प्रकार साकार हो रहे हैं। इतवार की छुट्टी में घर पर आराम न करके वे बाग की सैर कर रहा है, एक बेंच पर बैठा एक छात्र से बातें कर रहा है। उसकी सास को वास्तव में मुन्नू से स्नेह है। कभी कभी अपनी छोटी सी जमा पूंजी से में से वे उसके लिए कोई कपड़ा बनवा देती थी, कभी मेले में से कोई खिलौना खरीद लाती, परंतु यह स्नेह उनकी बहुओं को अखरता था, जिसके भय से वे कभी प्रकट रूप से मुन्नू पर अपना प्रेम जाहिर नहीं करती थी। एक दिन मुन्नू को लेकर ही घर में झगड़ा हो गया और दोनों बहुओं ने सास को जली कटी सुनाई। सास दिन भर रोती रही और शाम को उसके वापस लौटने पर उसकी कोठरी में आकर कहने लगी, बेटा, घर के हाल चाल तुमसे छिपे नहीं हैं। वक्त ऐसा आ गया कि सगे रिश्तेदार भी पराये बन गए हैं। फिर बहुएं पराये घर से आती है जो अपनी ससुराल के पुराने रिश्तों को निभा नहीं पाती। तुम तो भी घर के जमाई हो। धोती के कोने को वे अपनी आंख से पोंछने लगी। शायद जमाई के नाम से उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई थी। हमारे लिए डूब मरने का दिन है कि जमाई अपने खाने पीने का खर्च खुद देता है, और बहुओं के तुम्हारी 2 रोटियां सेकने भी अखरती है। और दबेश्वर में कहने उससे ये सुझाव दिया कि वे अपना अन्य ठिकाना देखें, यही बेहतर होगा। मुन्नू को जब तक वे और बड़ा नहीं हो जाता तब तक 1-2 साल के लिए वे अपने पास रख लेंगी। एक बार वे अलग हो जाएगा तो घर में सबको उसके 100 रुपयों का अभाव अखरेगा। और उस रात कितनी ही देर तक अपनी चारपाई पर लेटा हुए करवटें बदलता रहा। अपनी पत्नी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम जाता। उसकी मृत्यु न होती तो शायद इस समस्या का सामना उसे नहीं करना पड़ता। उसने निश्चय किया कि वे अगले ही दिन नए मकान की तलाश करेगा। यहाँ भी तो एक कोठरी ही उसके पास है, जहाँ दिन भी बत्ती जल जाए बिना कुछ दिखाई नहीं देता। और यदि रात को खाने के बाद कभी उसकी बत्ती जलती रहे तो ससुर ऊपर जाल पर खड़े होकर सीधे उससे न कहकर आम ऐलान करते हैं कि घर की सब बत्तियां तुरंत बुझा दी जाए, नहीं तो जिस कमरे की बत्ती जलेगी उसका तार वे काट देंगे। कोठरी के पास नाली बहती है, जहाँ ऊपर से बहुत गंदी दुर्गंध फैलती है। अब उस बदबू से वे अभ्यस्त हो चुका। लेकिन पहल जब अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसे ऊपर वाला कमरा खाली करके नीचे आना पड़ा तो कोठरी की सीलन और नाली की बदबू से असहनीय सी लगती थी। ऐसी कोठरी 10-15 रुपए में उसे कहीं भी मिल सकती है, परंतु सुबह होते होते उसका निश्चय ढीला पड़ गया और कुछ दिन बाद वे अपने इरादे को पूर्ण रूप से भूल गया। जिंदगी फिर नियमित रूप से बहने लगी। अपने दूसरे विवाह का विचार उसके दिमाग में न आया हो ऐसी बात नहीं, परंतु अपने घर में कोई है नहीं और ससुराल वाले उसके दूसरे विवाह की बात क्यों सोचेंगे।
परंतु एक दिन तबीयत भारी होने के कारण आधी छुट्टी लेकर जब वह दिन में ही लौट आया तो उसके घर में किसी को उसके आने की खबर नहीं लगी थी। तब उसने सुना था कि घर के काम से निवृत्त होकर उसके सालों की स्त्रियां परस्पर बातें कर रही थी। बड़ी कह रही थी कि जमाई बाबू का कहीं फिर ब्याह हो जाए तो वे अपनी नई ससुराल जाकर बस जाएंगे और उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। कोठरी खाली होगी तो बच्चों के पढ़ने का कमरा मिल जाएगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगी थी। लेकिन छोटी ने कहा कि कोठरी खाली होने पर भी बच्चों को नहीं मिलेगी। ससुर किराए पर उठाकर किराया अपनी गांठ में दबाएंगे। सिर में दर्द होने पर भी वह कितनी ही देर तक इसी विषय पर सोचता रहा था। अनायास ही सामने बैठे छात्र पर नजर पड़ी तो वह पुस्तक पर झुका हुआ पढ़ रहा था। कुछ देर तक वह छात्र को बड़े गौर से देखता रहा। होठों के ऊपर हल्के हल्के मूंछों के बाल उगने लगे थे। चेहरे पर कोई कहीं मलिन छाया नहीं थी। पूरी जिंदगी सपाट मैदान की भांति उसके सामने फैली हुई है, जिसके नए नए अनुभव पाने की आस उसके मन में हिलोरे लेती होंगी। रात को सोता होगा तो दुनिया भर के सपने देखता होगा। शेर और गेंडे की लड़ाई, वह देश जहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है। जंगल, पहाड़, समुद्र। क्षण भर को उसे लगा जैसे मुन्नू ही बड़ा होकर उसके सामने बैठा हो। वह भी तो इसी प्रकार स्वप्न देखता होगा और उसकी पत्नी भी तो ऐसे ही स्वप्न देखती थी। उसे नींद में कभी सपने में दिखाई नहीं देते। कोशिश भी की तो सफल रहा। वह बेंच से उठने लगा तो उसने छात्र की ओर एक आत्मीयता भरी मुस्कुराहट से देखा। वह अनुभव करने लगा था मानो उन दोनों का पुराना परिचय हो और छात्र ने उसे अपने मन की बातें बतलाई होगी, जो केवल अभिन्न मित्रों से ही कही जाती है। वह रहस्य जिन्हें केवल वे दो ही जानते थे। परंतु उसकी आवाज सुनकर छात्र ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाकर उसकी ओर इस प्रकार देखा मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसकी चिंता न कर वह अपनी पुस्तक में पढ़ने में मग्न हो गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसने अनुभव किया जैसे उसकी आंखों में ही वही रिक्तता समा गई हो जो उसने प्रातः शीशे में देखी थी। उसने एक बार फिर यूकलिप्टस के पेड़ों की कतार को देखा, जिन पर पूर्ण रूप से अब धूप फैल गई थी। आज इतवार है। वह कंपनी बाग में घूम रहा है और क्यारियों में फूल लगे हुए हैं, लाल, हरे, पीले, जो सदा उसके लिए अपरिचित ही बने रहेंगे। जैसा बेंच पर बैठा वह छात्र है। चारों ओर गहरा सन्नाटा है और घर में शोरगुल हो रहा होगा। दोनों साले आज घर पर ही होंगे और यदि दोनों में से एक की ससुर से झड़प भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी है, आपस में लड़ेंगे और कहीं मुन्नू बीच में फंस गया तो वहीं पिट जाएगा। ऐसा उसने देखा है। घर में रहते हुए भी रोते हुए अपने पुत्र को वे सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं कह पाता। उसे लगा कि यदि वे घर वापस लौटकर भी न जाए तो उसकी कोई अनुपस्थिति महसूस नहीं करेगा। भोजन के समय उसकी प्रतीक्षा नहीं होती। मेहरी उसकी थाली लगाकर उसकी कोठरी में ही दे जाती है और रोटी या सब्जी की आवश्यकता भी पड़े तो वे दोबारा मांग नहीं सकता। और ससुर कहते हैं कि उसका खर्च 100 से अधिक है। मुन्नू के बड़े होने के साथ साथ उसकी खुराक भी बढ़ती जा रही है। परंतु उस दिन जब उस छत पर उसने मुन्नू को देखा था तो सूखी टहनियों जैसे उसके हाथ पांव देखकर उसका बड़ा सा सिर बहुत बेडौल जान पड़ा था। और यह भी उसने ससुर का शायद बड़े सालों से कहते सुना था कि उसकी कोठरी के आसीन से 40 रुपए किराए के आ सकते हैं। उसकी पत्नी के गहने भी ससुर के पास धरे हैं। विवाह के बाद जब वह यहीं आकर रहने लगा था तो पत्नी ने गहने अपने पिता के पास रखवा दिए थे। जब आवश्यकता पड़ती तो मांग कर पहन लेती और उसकी मृत्यु के बाद भी वे वहीं पड़े रहे। एक बार उसकी चर्चा चली तो ससुर ने बिना किसी झिझक के कहा कि मुन्नू की शादी होने पर उसकी बहू को वह गहने दे दिए जाएंगे। उसने हाँ ना कुछ न की, परंतु एक दिन अपने छोटे साले की पत्नी को वही नेकलेस पहने देखा था जो उसकी पत्नी पहना करती थी। तो क्रोध आने पर भी वह चुप ही रह गया था। अलग मकान लेगा तो ससुर से गहने भी मांग लेगा, परंतु मन में कहीं आशंका थी कि वे अब उसे मिलेंगे या नहीं। घूमते घूमते उसे लगा जैसे वह कितने ही बोझ अपने सिर पर लादे चला जा रहा हो। एकाएक करके वे बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं कर पाता। बाग के कोने में स्थित वह किसी खंडर के सामने पहुंच गया। शायद किसी का मकबरा था। ऊपर बुर्जी पर बने हुए नीले पत्थरों के टुकड़े धूप की किरणों में चमक रहे थे। वे कुछ देर तक खड़ा रहा, दूर से खंडर की काली दीवारों और दीवारों के सुराखों को देखता रहा। अचानक बेंच पर बैठे छात्र का चेहरा उसे याद आया तो उस अपने भीतर किसी के फड़फड़ाने का स्वर सुनाई दिया। वे बिना हिले डुले अपनी सांस रोके सुनता रहा, जैसे भीतर बनी गहराई खाई को भर रहा हो।
अब मुन्नू को खुद ही पढ़ाया करूंगा। शाम को घर लौटने के बाद रोज 2 घंटे पढ़ाया करूं तो 1-2 साल बाद किसी स्कूल में चौथी या पांचवी में भर्ती हो सकता है। उससे छोटी उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं और वह घर में बैठा रहता है। इसी विचार से उसके पांव अपने आप घर की ओर बढ़ गए। रास्ते में एक दुकान से उसने एक प्राइमर, एक स्लेट और पेंसिल और एक कॉपी खरीदी। फिर कुछ सोचकर दुकानदार से उस सामान को एक अच्छी तरह एक अखबार में कागज में लपेट लेने के लिए कहा, जिससे कोई देख न सके। उसे सोने के बाद सपने दिखाई नहीं देते, लेकिन कभी कभी जागते हुए चारपाई पर लेटे लेटे सोनी छत पर या दफ्तर की कुर्सी पर बैठे हुए अपनी फाइलों में उसे मोतियों जैसी झिलमिल करती हुई बूंदें दिखाई देती है, और वे उन्हें तब देखता रहता जब तक वे धीरे धीरे धुंधली होती हुई उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। अपनी कोठरी में चुपचाप चारपाई पर बैठा हुए प्राइमर के पन्नों को धीरे धीरे सहला रहा है, मानो वर्षों से उसे ऐसी मूल्यवान वस्तु देखी हो। दिन में अंधेरा होने पर भी वह बत्ती नहीं जलाता। उसे सब दिखाई देता है। ऊपर शोर हो रहा है बच्चों का, उसके सालों की स्त्रियों का, और रसोई में खाने की सुगंध आ रही है। तभी अपने ससुर को कोठरी की ओर आते देखकर उसका कलेजा धक सा हो गया। वे कभी यहाँ आए हों उसे याद नहीं। उसने तुरंत प्राइमर को कंबल के नीचे छिपा दिया। उनके हाथ एक अन्य व्यक्ति भी है, और उसे लगा जैसे उसने उस व्यक्ति को पहले कहीं देखा हो। फिर पास आने पर पता चला कि वे सुबह शीशे में जो अपना चेहरा दिखाई दिया था, उससे वे व्यक्ति बहुत मिलता जुलता है। उसकी आंखों को देखकर अनुभव किया जैसे उनमें से कुछ गिर गया है। दोनों को कोठरी की देहरी पर खड़े देखकर वह चारपाई से उठ खड़ा हुआ, परंतु उसके ससुर ने उस पर एक नजर तक नहीं डाली। उन्होंने कमरे की बत्ती जलाकर उस व्यक्ति से कहा, यही कमरा है, पुताई होने के बाद इसका रंग निखर आएगा। मेरे पास कितने ही आदमी आए इसे किराए पर लेने, लेकिन किसी अनजाने आदमी को कैसे दे दूं? घर में औरतें हैं, आपको वकील साहब ने भेजा है और वे मेरे घनिष्ठ मित्रों में हैं, इसलिए उन पर विश्वास करके आपको देने पर राजी हुआ हूँ। उस व्यक्ति ने चुप देखकर वे फिर कहने लगे, इस इलाके में खाली कमरा मिलना असंभव है। फिर वह यहाँ सब बात का आराम है। कचहरी, डाकखाना, चौक, मंडी सब कुछ बहुत करीब पड़ते हैं और 10-15 मिनट में पैदल ही सब कुछ जगह पहुंचा जा सकता है। रिक्शे के पैसे भी बचेंगे। उसे लगा जैसे वे व्यक्ति कमरे में न देखकर उसकी ओर घूरे जा रहा। उसने अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई। उसे लग रहा था कि उसके आंखें मिलाते ही वे व्यक्ति उसका गला दबोच लेगा। भय से उसका सारा शरीर पसीने में डूब गया। उस व्यक्ति ने वह कमरा लेना स्वीकार कर लिया। ससुर के पिच के चेहरे पर हंसी फैल गई। अगले इतवार तक वे अपना सामान ले आएगा और तब तक कमरे की पुताई हो जाएगी, ये ससुर ने वायदा किया। जाने से पूर्व उस व्यक्ति ने फिर उसकी ओर ध्यान से देखा, परंतु वह अपना सिर झुकाए ही रहा। सांस लेना भी उसे दूभर जान पड़ता था। उनके चले जाने पर भी वह खड़ा ही रहा। चारपाई पर बैठने की उसकी हिम्मत नहीं हो पड़ी, जैसे उसके बैठते ही ससुर या वह व्यक्ति उसे आकर उठा देंगे। उस दिन दोपहर के बाद कोठरी खाली कर देनी पड़ी। ऊपर छत पर टिन से ढका एक गोदाम सा था, जहाँ घर का बेकार सामान पड़ा रहता था। बरसात में यहाँ चारपाई या बिस्तरे रखे जाते थे और दोनों सालों ने मिलकर उसके बिखरे सामान को तरतीबवार एक कोने में लगा दिया और खाली स्थान पर मेहरी ने झाड़ू लगा देने के बाद उसकी चारपाई बिछा दी। उसका बक्स और दूसरा सामान एक कोने में रख दिया। वे कुछ नहीं बोला, जरा सी भी आनाकानी नहीं की। सबके नीचे चले जाने पर वे चारपाई पर लेट गया, जहाँ से दूर दूर तक फैला केवल आकाश ही दिखाई देता है। उसके और आकाश के बीच और कुछ नहीं है। ये सोचकर उसे अजीब सा लगा। कुछ देर बाद उसे प्रसन्नता ही हुई। उत्साह में उसने अपने बॉक्स से प्राइमर, स्लेट और कॉपी निकाली और उन्हें कितनी ही देर तक देखता रहा। स्लेट पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचता रहा। अच्छा मुन्नू, तुम बड़े होकर क्या करोगे? वे पास बैठे मुन्नू की बड़ी खुली आंखों में डूब डूब कर पूछता है, परंतु मुन्नू की आंखें खुली ही रहती है, जैसे कंकर फेंकने पर भी तालाब के पानी में कोई हलचल ना हो। तुम पढ़ लिख कर कुछ तो बनोगे ना, ऐसे ही तो नहीं रहोगे। वे खींच कर कहता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील, कोई व्यापारी, कोई सेलर। और ये सोचकर वे शायद मुन्नू को सेलर का मतलब समझाता। वे उसकी व्याख्या करने लगते हैं। सेलर जहाज में बैठकर बिना पैसे खर्च किए दुनिया भर का चक्कर लगाता है। जिस बंदरगाह पर जहाज रुकता है वह अंदर जाकर शहर घुमाता है। नए नए लोग, दुकानों में नई नई चीजें, कहीं शेर और गेंडे की लड़ाई। कहीं दिन में भी रात होती है और कहीं रात में भी सूरज चमकता है। बहुत ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल और मोती तक फैला समुद्र, वे सब देखता है। तुम भी क्या सेलर बनोगे मुन्नू? मुन्नू आश्चर्य से उसकी ओर देखता जा रहा है। क्षण भर को उसे लगा था जैसे उसकी बातें सुनकर मुन्नू के होठ विस्मय और कौतूहल से खुले रहे हैं। उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में मोतियों जैसी चमक आ गई हो, जैसा वह स्वयं ये सब सोचते हुए अनुभव करता है, और जैसी मुद्रा
उसने बहुत पहले एक इतवार की सुबह बेंच पर बैठे हुए छात्र के मुख पर देखी थी, परंतु मुन्नू के बाहर भीतर ऐसी स्थिरता है मानो दुनिया की बड़ी से बड़ी घटना भी उसके भीतर जलकर राख हो जाएगी। क्यों नहीं मुन्नू भी उस छात्र की भांति उसे उत्साहित स्वर में बतलाता कि वे बड़ा होकर क्या बनने के स्वप्न देख रहा है। मैट्रिक पास करने के बाद तुझे मुंबई भेज दूंगा। मुंबई तक के टिकट के लिए मेरे पास रुपए हैं। वहाँ सैकड़ों जहाज रोज आते जाते हैं, किसी ना किसी में तुझे जरूर काम मिल जाएगा। और जब तू बड़ा बहुत सेलर बन जाएगा तो मैं भी एक बार तेरे साथ चलूंगा। हम दोनों इकट्ठे दुनिया भर की सैर करेंगे। मैंने ऐसी रात कभी नहीं देखी जब सूरज चमकता रहता है और जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। उसके स्वर में भी वे सब चाही अनचाही इच्छाएं भर आई, साबुन के घुले पानी से निकले उन बुलबुलों की भांति जिन्हें बचपन में वे दूर दूर तक उड़ाया करता था। मुन्नू को अपने सामने चुप बैठे देखकर उससे आश्चर्य हुआ। वे तो समझ ही रहा था मुन्नू अब तक सेलर बनकर जहाज में घूम रहा होगा। भयभीत मुद्रा में उसने अपनी ओर ताकते हुए देखकर उसे क्रोध आ गया। बोलता क्यों नहीं? क्या बड़े होकर ऐसा भी गंवार ही बना रहेगा? उसका स्वर सुनकर मुन्नू की आंखें पल भर को मूंद सी जाती, होंठ फड़फड़ाने लगते और वह रोने लगता। डर से उसने अपना चेहरा घुटनों के भीतर छिपा लिया। बस रोना ही सिखाया अब तक तूने? उसका क्रोध बढ़ता जा रहा है। वह मुन्नू के कान पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मुन्नू पूर्ण शक्ति के साथ अपना सिर झुकाए रोता रहता है। उसके आंसू बहुत तेजी से घुटनों के नीचे दबते जाते हैं। उसकी सूखी टांगों पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच रहे हैं। अचानक मुन्नू के कान छोड़कर वह अलग हो गया। उसके रोने की आवाज छत पर कोई सहारा न पाकर ऊपर उठने लगी। वह शून्य से आंखों पर मटियाले रंग के आकाश को देख रहा हो, मानो समुद्र, पहाड़, जंगल खोज रहा हो। मुन्नू का रोना धीरे धीरे उससे कम होकर सन्नाटे में खो गया। उसकी पतली पतली टांगें और टांगों पर चमकती हुई नीली नसें और उनके ऊपर धरा का उसका बड़ा सा बेडोल सिर, जिससे वे उलझे रुखे बुढ़े हुए काले बाल उजाड़ धरती में झाड़ झंकार से जान पड़ते। और वे दोनों एक दूसरे से बहुत दूर कितनी ही देर तक उसी प्रकार शांत बैठे हैं। सहसा घुटनों पर सिर टिके मुन्नू की आंखें को देखा। उसे लगा जैसे किसी ने पहाड़ की चोटी से उसे नीचे धकेल दिया हो। झटके के साथ मुन्नू के पास पहुंचकर उसने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ऊपर उठाया और मुन्नू की खुली बिना झपकती हुई आंखों को बहुत करीब से देखा और कुछ देर तक देखता रहा। मुन्नू की आंखों में उसे जैसे कुछ खो गया हो, जैसा उसके इतवार को शीशे में अपनी आंखों को देखकर उसने महसूस किया। मुन्नू की खुली खुली शून्य सी आंखें जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो, जिसके बीच में से दूर दूर तक वह झांक रहा था। भीतर क्या है उसे जानने के भय में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जिसे के साथ ये कहानी भी पूरी हुई। मिलेंगे जल्द ही नई कहानी के साथ। शुक्रिया।